Hello everyone, welcome to SK Learn. Now we are going to study about the basic concept of cell. This course is helpful for those students who appear in AIMS, NEET and CSIR NET Life Sciences. These are the contents. आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल एंड सेल का फंक्शन क्या है। फिर पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। फिर हम देखेंगे सेल थ्योरी एंड मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। लास्ट में देखेंगे सेल थ्योरी का लिमिटेशन क्या रहा है। Let us understand what is cell. Cell is the smallest structural and functional unit of organism which is typically microscopic and consists of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane. All living organisms are made up of cell. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है और हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। जैसे किसी भी सब्सटेंस का बेसिक यूनिट एटम है, वैसे सेल ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कई सारे ईंट मिलाकर हम घर बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे सेल मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट सेल होती है, जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है और सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होता है और सेल पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाएगा और जितने भी फंक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है सेल के अंदर ही होता है, नहीं तो दो से ज्यादा सेल के पार्टिसिपेशन से परफॉर्म होता है। That's why we call cell is the structural and functional unit of organism. What does a cell do? Cell क्या करता है? First point है cell provide structure for the body, take in nutrients from food and carry out important function. बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से ही बनी हुई होती है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर होते हैं उसे एब्जॉर्ब करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फिर उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू व्हिच in turn group together to form organ such as the heart and brain. कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, आगे जाकर टिश्यू ऑर्गन बनाता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड सेवरल ऑर्गन सिस्टम led to the development of complete organism. एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। सेल का जब ग्रुप होता है टिश्यू फॉर्म होता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड बहुत सारे ऑर्गन जब इकट्ठा होते हैं तभी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वेरियस सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है our cell contain a number of functional structure called organelles. हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली whereas सेल ऑर्गेनेल्स cannot do. सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम और कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इट विल हैव ऑल द रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल्स। अगर सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल के लिए कैपेबल नहीं होगा तो कैसे वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। In 1665, Robert Hooke discovered cell by examining slices of cork under a simple microscope. He observed slices of cork and found honeycomb structure with number of compartments named cell. Robert Hooke was the first person who discovered cell.
उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने ओक ट्री के कॉर्क को एग्जामिन किया तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो उसे उन्होंने सेल का नाम दिया था। Then he recorded all his findings and published in a book named Micrographia. उन्होंने सब कॉर्क स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया ओक ट्री का और एग्जामिन किया फिर जो भी रिजल्ट आया उसे एक बुक लिखे उसे रिकॉर्ड करके एक बुक लिखे माइक्रोग्राफिया नामक एक बुक लिखे। The cell of Hook were the cell walls enclosing spaces left by dead protoplast. एक्चुअली हुक ने जो देखा था वो एक लिविंग सेल नहीं था वो नॉन लिविंग सेल था जो कि सेल वॉल में इनक्लोज डेड प्रोटोप्लास्ट का एम्प्टी स्पेस था। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट जो सेल देखा था वो डेड सेल देखा था। Antony van Leeuwenhoek was the first to observe one-cell living things. Examples of these were Paramecium and bacteria. एंटोनी वैन लिवनहॉक ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को। उन्होंने वन सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया पैरामीशियम को एग्जामिन किया था। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्किड रूट। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था जो कि उन्होंने ऑर्किड रूट के सेल को एग्जामिन करके देखा था। Cell theory. In 1839, Sleeden and Schwann together formulated cell theory. According to this theory, all living things are made up of cell and cell is the basic structural and functional unit of organism. 1839 में स्लाइडन एंड श्वान दोनों मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किए थे। According to this theory, cell is the basic structural and functional unit of life. स्लाइडन एक जर्मन बोटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट को स्टडी किए और बताए कि जितने भी प्लांट है ना सेल से बना हुआ है और ये जो सेल है आगे जाकर टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी करके बताया कि ऑल एनिमल कंपोज ऑफ सेल एंड सेल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। उन्होंने ये भी बताया कि सेल के आउटर कवरिंग जो होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड टिश्वान ने प्लांट सेल का भी रिसर्च किए और बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल का होना एक यूनिक फीचर्स है और एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। ये दोनों बहुत सारे प्लांट और एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किए फिर उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था और वो दोनों दो पोस्टुलेट्स दिए थे। देयर आर टू पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्लाइडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी में कई सारे पॉइंट बताए लेकिन ये नहीं बता पाए कि नए सेल कहाँ से अराइज होती है। देन 1855 में र्यूडल्फ विर्काउ ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। जो पुराने स्वान और स्लीडन एंड श्वान का जो सेल थ्योरी था उसको एक्सटेंड करके एक नई थ्योरी दिया, एक नया टर्म कॉइन किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। In 1855, Rudolf Virchow first explained that cell divide and new cell are formed from pre-existing cell. 1855 में रूडोल्फ विर्काउ ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स नई सेल पहले से मौजूदा सेल के डिवाइड होने से अराइज होती है और पुराने सेल के डिवीजन से ही न्यू सेल बनता है। एंड द सेल थ्योरी होल्ड ट्रू फॉर ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हर एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल थ्योरी लागू होता है। एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी।
वायरस इज बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब वायरस होस्ट सेल के अंदर होता है तब लिविंग कहा जाता है, और जब आउटसाइड हो रहता है होस्ट सेल के, इट कॉल्ड नॉन लिविंग। दैट्स व्हाई वायरस डू नॉट ओबे सेल थ्योरी। अभी हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फीचर सेल थ्योरी का। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड उसके प्रोडक्ट से ही होता है। लाइक इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वी हैव ए मसल सेल, स्किन सेल एंड वेराइटी ऑफ डिफरेंट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है each cell is made of a small mass of protoplasm having a nucleus in its inside and is surrounded by a plasma membrane with or without a cell wall on its outside। हमें पता है कि सेल का जो भीतर इनसाइड में, सेल के इनसाइड में एक्वस कंपार्टमेंट होता है। सेल पानी से भरा हुआ होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फर्स्ट तो सेल में एक कवर होता है, आउटर कवरिंग, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर एक्वस कंपार्टमेंट रहता है जिसे कि हमें प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के इनसाइड में न्यूक्लियस है जो कि सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है along with various cell organelles such as mitochondria, Golgi body and ribosome रहता है। In plant cell wall is present over the cell membrane but cell wall is absent in animal cell। प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। ओनली एक ही परत रहता है, एक ही कवरिंग, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल में दो कवरिंग रहता है। पहले सेल में कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराने सेल के डिवीजन से ही न्यू सेल अराइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल आर बेसिकली अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सभी सेल का केमिकल कंपोजिशन एक जैसे होती है। ज्यादातर सेल के कंपोजिशन का मेन इंग्रेडिएंट्स है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो एलिमेंट्स है कुछ सेल में ज्यादा तो कहीं कम पाया जाता है, बट 95% यही कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रहता है सेल में। अभी हम देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या उससे ज्यादा सेल से बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मीन्स जिसको हम ढांचा बोलते हैं वो सब सेल से ही बना हुआ होता है। एंड फंक्शन भी, जितने भी फंक्शन होता है सेल के अंदर वही ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेल के अंदर ही होता है। नहीं तो 2 या 3 सेल मिलकर कुछ सेल के पार्टिसिपेशन से वो फंक्शन होता है, वो फंक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। पुराने सेल से ही नए सेल आती है। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से एटीपी का प्रोडक्शन होता है एंड एज वी नो एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड एटीपी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में जितनी एनर्जी होते हैं वो एनर्जी को मतलब वो एनर्जी से हमारे बॉडी, जैसे कि हम वॉक करते हैं तभी एनर्जी लगता है, सब वही एटीपी ही मेंटेन करती है सेल के एनर्जी लेवल को। उसी तरह से सेल के अंदर एनर्जी फ्लो होती है। नेक्स्ट ऑल सेल contain hereditary information DNA which is passed from
cell to cell. Nucleus is present inside the cell. It composed of hereditary information in the form of DNA. जब सेल डिवाइड होते हैं और डटर सेल का फॉर्मेशन होता है तभी डीएनए का भी रेप्लिकेशन होकर डटर सेल में एक कॉपी चला जाता है। एक्चुअली जब सेल डिवाइड करता है तो सेल के डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर न्यूक्लियस का डबलिंग होता है, देन न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, सेल के डिवीजन। तो एक सेल में जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगा डीएनए के फॉर्म में वही उसके डटर सेल को भी पास्ट होगा या ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल्स है बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी में। सभी सेल के पास सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब उसका क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसका जो कंपोजिशन जो भी होना चाहिए, जैसे कि उसका एक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ही ज़्यादातर 95% इसी इंग्रेडिएंट से ही बनी हुई होती है सेल। नेक्स्ट है cells get modified depending upon the specific requirements. सेल के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेल का मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि नर्व सेल एंड मसल सेल। नर्व सेल हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। नर्व सेल जैसे कि हमारे इट हैज इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरन होता है जो कि हमारे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। तो सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल का मॉडिफिकेशन होता है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स growth and multiplication of its cell. ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तभी होता है जब सेल का ग्रोथ होता है। इट मीन्स जब सेल डिवाइड होके मल्टीप्लाई करता है तभी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लास्ट में हम देखेंगे सेल थ्योरी का क्या ऑब्जेक्शन है और लिमिटेशन क्या रहा है सेल थ्योरी का। फर्स्ट पॉइंट है वायरस डू नॉट हैव ए सेल मशीनरी येट दे आर कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनिज्म। वायरस के पास सेल मशीनरी नहीं होता है फिर भी हम उसे एक ऑर्गेनिज्म की तरह काउंट करते हैं, इसलिए उसे हम ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में इंक्लूड करते हैं। एक्चुअली वायरस को बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। उसे एसेलुलर भी कहा जाता है जिसके पास की सेल नहीं होता है। हम सेल थ्योरी में पढ़े हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के पास सेल होना अनिवार्य है। अगर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल होगा तो उसे ही हम ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, लेकिन वायरस के पास सेल नहीं होता है, वायरस इज एसेलुलर, फिर भी हम उसे ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं। ये एक लिमिटेशन है। सेकेंड पॉइंट, in some organism body is not differentiated into cells and they may have numerous nuclei, for example rhizopus। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड ही नहीं होती कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड ही नहीं होती है परंतु उनके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सेल के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई के कलेक्ट हो जाता है, जैसे कि हम राइजोपस में देखा जाता है। ये है राइजोपस सेंटर वाला। इसमें ये देखिए ये सेल है, सेल के अंदर ये बहुत सारे ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। तो राइजोपस में क्या होता है, सेल एक ही रहता है, सेल का कोई डिवीजन नहीं होता है। फिर उसके जो अंदर में न्यूक्लियस है ना, सेंटर में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस 1 से 2, 2 से 4, उनके ऊपर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर, एक ही मेम्ब्रेन के अंदर वो कलेक्ट हो जाते हैं और ज़्यादा न्यूक्लियाई होने से लास्ट में सेल ब्रस्ट हो जाता है। ये देखिए इसमें बहुत फोर्स होने के कारण सेल के अंदर ये सेल ब्रस्ट हो गया है। तो फिर ये सब छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई है, डटर न्यूक्लियाई, ये सब फिर
एक एक नए सेल बनाएंगे। तो ये भी सेल थ्योरी के अगेंस्ट है। सेल थ्योरी में क्या कहा गया है? सेल थ्योरी में बोला गया है कि एक सेल डिवाइड होके ही उसका डॉटर सेल बनाएगा, मीन्स न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग पहले से मौजूदा सेल से ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ये राइजोपस में दिखाई पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है आरबीसी एंड साइप ट्यूब सेल कंटिन्यू टू लिव विदाउट न्यूक्लियस एंड अदर वाइटल ऑर्गेनेल्स। मैच्योर आरबीसी और साइप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, फिर भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। एक्चुअली सेल थ्योरी में बोला गया है कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का होना अनिवार्य है। न्यूक्लियस ही सेल को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है और सभी फंक्शन न्यूक्लियस सेल के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है और सेल को बैलेंस करता है। लेकिन मैच्योर आरबीसी एंड साइप ट्यूब सेल में सेल प्रेजेंट नहीं होता है, सेल नहीं रहता है, फिर भी वो लोग इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के शेप एंड साइज के बारे में।